नमस्कार। मेरी आज की कहानी है विरासत। बहुत ही खूबसूरत कहानी है, अंत तक सुनिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुरेश के घर आते ही बेटे ने बताया कि उनके पड़ोसी वर्मा अंकल अर्टिगा गाड़ी ले आए हैं। पत्नी ने चाय का कप पकड़ाया और बोली, पूरे 13 लाख की गाड़ी खरीदी वर्मा जी ने, और वह भी पूरे कैश में। सुरेश हाँ हूँ करता रहा। आखिर पत्नी का धैर्य जवाब दे गया, क्यों ना हम लोग भी अपनी एक गाड़ी ले लें। तुम मोटरसाइकिल से दफ्तर जाते हो तो क्या अच्छा लगता है कि सभी लोग गाड़ी से आएं और तुम खटारा बाइक चलाते हुए वहां पहुंचो। कितना खराब लगता है। तुम्हें लगे ना लगे, पर मुझे तो बहुत बुरा लगता है। देखो, घर की किस्त और बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बाद इतना नहीं बचता कि हम गाड़ी खरीद सकें। फिर आगे भी अभी बहुत खर्चे हैं, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। सुरेश ने धीमे से जवाब दिया, बाकी लोग भी तो कमाते हैं, सभी अपना शौक पूरा करते हैं। तुमसे कम तनख्वाह पाने वाले भी स्कॉर्पियो से चलते हैं। तुम ना जाने कहाँ पैसे फेंक कर आ जाते हो। थमथमाते हुए पत्नी बोली, अरे भाई, सारा पैसा तुम्हारे हाथ में ही तो दे देता हूँ, अब तुम जानो कहाँ खर्च होता है। सुरेश ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, तुम गांव की ज़मीन बेच दो बस। यही तो समय है जब घूम घाम लें, अपनी ज़िंदगी जी लें। मरने के बाद क्या ज़मीन लेकर जाओगे साथ? क्या करेंगे उसका? मैं कह रही कि आप कल के कल गांव जाकर ज़मीन का सौदा तय करके आओ बस। मैं कुछ नहीं जानती। पत्नी ने अपना निर्णय सुना दिया। अच्छा ठीक है, पर तुम भी साथ चलोगी, सुरेश बोला तो पत्नी खुशी खुशी मान गई। शाम होते होते सारे मोहल्ले में यह खबर फैल गई कि मीना जल्द ही गाड़ी लेने वाली है। सुबह सुरेश और मीना गांव पहुंचे। गांव में सुरेश के भाई का परिवार रहता था। चाचा को आते देख बच्चे दौड़ पड़े। बच्चों ने चाचा को खेत पर ही रुकने को बोला कि माँ आ रही है। तब तक सुरेश की भाभी लोटे में पानी लेकर वहां आई और दोनों के जूड़ उतारने के बाद बोली, लल्ला अब अंदर चलो। बहुत दिनों बाद वे लोग गांव आए थे। कच्चा घर एक तरफ गिर गया था। छप्पर में 2 गाय बंधी थी। बच्चों ने आसपास फुलवारी बना रखी थी, जहां थोड़ी बहुत सब्जी भी लगा रखी थी। मीना को उस जगह की सुगंध ने मोह लिया। भाभी ने अंदर बुलाया तो वह बोली, नहीं, यहीं बैठेंगे, और वहीं रखी खटिया पर बैठ गई। सुरेश के भाई कथा कहते थे। एक बालक भाग कर उन्हें बुलाने गया। उस समय वह राम और भरत का संवाद सुना रहे थे। बालक ने कान में कुछ कहा तो उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। कंठ अवरुद्ध हो गया। जजमानों से क्षमा मांगते हुए बोले, आज मेरा भरत आया है वन से, अपने राम की नगरी। श्रोतागण समझ नहीं सके कि महाराज आज यह उल्टी बात क्यों कह रहे हैं। दिनेश पंडित अपना झोला उठाए, नारायण को विश्राम दिया और घर को चल दिए। सुरेश ने जैसे ही भैया को देखा दौड़ पड़ा। पंडित जी के हाथ से झोला छूट गया। भाई को गले से लगा लिया। दोनों भाइयों को इस तरह लिपट कर रोते देखना मीना के लिए अनोखा था। उसकी भी आंखें नम हो गई। भाव के बादल किसी भी सूखी धरती को हरा भरा कर देते हैं। वह उठी और जेठ के पैर छुए। पंडित जी के मांगल और वात्सल शब्दों को सुनकर वह अंतस तक भर गई। 2 बंद कमरे में रहने की अभ्यस्त आंखें सामने की हरियाली और निर्दोष हवा से सिर हिलाती नीम, आम और पीपल को देखकर सम्मोहित सी हो रही थी। लेकिन अर्टिगा का चित्र बार बार उस सम्मोहन को तोड़ रहा था। वह खेतों की ओर देखती तो उसकी कीमत का अनुमान लगाने बैठ जाती। दोपहर में खाने के बाद पंडित जी नित्य मानस पढ़कर बच्चों को सुनाते थे। आज घर के सदस्यों में 2 सदस्य और बढ़ गए थे। अयोध्या कांड चल रहा था। मंथरा कैकेयी को समझा रही थी कि भरत को राज कैसे मिल सकता है। पाठ के दौरान मीना असहज होती जाती, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। पाठ खत्म हुआ। पोथी रखकर पंडित जी गांव देहात की समसामयिक बातें सुनाने लगे। मीना को इसमें बड़ा रस आ रहा था। उसने पूछा कि क्या सभी खेतों में फसल उगाई जाती है? पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं, एक हिस्सा परती पड़ा है। मीना को लगा अब तो बात बन गई। उसने कहा, क्यों ना उसे बेचकर हम कच्चे घर को पक्का कर लें? पंडित जी अचकचा गए। बोले, बहू, या दूसरी गाय देख रही हो? दूध नहीं देती, पर हम इसकी सेवा करते हैं। इसे कसाई को नहीं दे सकते। तुम्हें पता है, इस परती खेत में हमारे पुरखों का जांगर लगा है। यह विरासत है, विरासत। और विरासत को कभी खरीदा और बेचा नहीं जाता बेटा।
विरासत को संभालते हुए हम लोगों की कितनी पीढ़ियां खप गई, कितने बलिदानों के बाद आज भी हमने अपनी धरती माता को बचा रखा है। तमाम लोगों ने खेत बेच दिए, उनकी पीढ़ियां मनरेगा में मजदूरी कर रही हैं या शहर के महासमुंदर में कहीं विलीन हो गए हैं। तुम अपनी ज़मीन पर बैठी हो, इन खेतों की रानी हो। इन खेतों की सेवा ठीक से हो तो देखो कैसे माता मिट्टी से सोना देती हैं। शहर में जो हर लगा है बेटा, वह सब कुछ हरने पर तुला है। संबंध, भाव, प्रेम, खेती, पानी, हवा, सब कुछ। आज तुम लोग आए तो लगा मेरा गांव शहर को पटखनी देकर आ गया। शहर को जीतने नहीं देना बेटा। शहर की जीत आदमी को मशीन बना देती है। हम लोग रामायण पढ़ने वाले लोग हैं, जहां राम सोने की लंका को जीतने के बाद भी उसे तजकर वापस अयोध्या आते हैं, अपनी माटी को स्वर्ग से भी बढ़कर मानकर। तब तक अंदर से भाभी आई और उसे अंदर ले गई। कच्चे घर का तापमान ठंडा था। उसकी मिट्टी की दीवारों से उठती खुशबू मीना को अच्छी लग रही थी। भाभी ने एक पोटली मीना के सामने रख दी और बोली, मुझे लल्ला ने सब बता दिया था, इसे ले लो और देखो इससे कार आ जाए तो ठीक, नहीं तो हम इनसे कहेंगे कि खेत बेच दें। मुस्कुराते हुए मीना बोली, विरासत कभी बेची नहीं जाती भाभी। मैं बड़ों की संगत से दूर रही, इसलिए मैं विरासत को कभी समझ नहीं पाई। अब यही खेती से सोना उपजाएंगे और फिर गाड़ी खरीद कर आप दोनों को तीरथ ले जाएंगे। कहते कहते वो भावुक हो गई। मुझे माफ़ कर दो भाभी। दोनों बहनें गले लगकर रोने लगी। बरसों बरस की काली धुल सी गई। अगले दिन जब सुरेश और मीना जाने को हुए तो उसने अपने पति से कहा, सुनो, मैंने कुछ पैसे गाड़ी के डाउन पेमेंट के लिए जमा किए थे, उसे पड़ती पड़े खेत पर अच्छे से खेती करवाइए। अगली बार उसी फसल से हम एक छोटी सी कार लेंगे और भैया भाभी के साथ हरिद्वार जाएंगे। दूर खड़ा शहर आज हार गया था। जाने कितने बरस बाद गांव अपनी विरासत को मिले इस मान पर इतरा रहा था।